इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड का मतलब ये होगा कि आपका जो इंटीग्रल है वो किसी एक या ज्यादा पॉइंट्स पे अनबाउंडेड है, यानी आपका जो फंक्शन है एफ वो अनबाउंडेड है। आपका फंक्शन ए पे भी अनबाउंडेड हो सकता है, बी पे भी हो सकता है, या ए और बी के दरमियान किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। मिसाल के तौर पे 0 to 1 1/x dx, दिस इज अनडिफाइंड अनबाउंडेड एट 0। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे? मिसाल के तौर पे अगर आपका जो फंक्शन है वो ए पे अनबाउंडेड है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, आपने ये अब कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए, फर्ज किया कि एफ आपका चले ए पे डिफाइंड नहीं है, लेकिन ओपन इंटरवल ए बी इस पे आपका फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, एक्सेप्ट ए, बाकी ये डिफाइंड है बी तक। एंड और ना सिर्फ डिफाइंड है बल्कि रिमान इंटीग्रेबल भी है एक्स से बी तक, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, एक्स से बी तक, इसका मतलब ये है कि ये आपके पास ए है, ये पॉइंट बी फिक्स्ड है, और एक्स आपका यहाँ वेरिएबल है। ठीक है, आपका एक्स ए से बी के दरमियान मूव कर सकता है, ए नहीं हो सकता क्योंकि ए पे फंक्शन अनबाउंडेड है। बाकी इसके दरमियान आपका जो इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि आपने किसी तरह ए को अप्रोच करना है, और ए को आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं? आप राइट साइड से अप्रोच कर सकते हैं। बस यही जेन में रखते हुए आप ये लिख सकते हैं ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ए की जगह यहाँ पे एक वेरिएबल एक्स लेंगे, एक्स टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और आप ये कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है, क्योंकि एक्स वेरिएबल है, टी भी लिख सकते हैं आप, ये फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ से एक्स को राइट साइड से ए को अप्रोच करवाएंगे। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे लिमिट यूज करेंगे एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस। ठीक है, और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती हुई और इसकी वैल्यू ए हुई तो आप कहेंगे आपका जो इंटीग्रल है ये कन्वर्जेंट है और इसकी वैल्यू ए के बराबर है। ठीक है, ये अब आपके पास डेफिनेशन आ गई। अब आप इसे देख सकते हैं, एफ डिफाइंड है हाफ ओपन इंटरवल पे, एफ रिमान इंटीग्रेबल है एक्स से बी पे, तो आपके पास सबसे पहले एक्स से बी पे ये फंक्शन ऑफ एक्स बन जाएगा, फिर आप इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, राइट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस, तो ये आपके पास इंटीग्रल बन जाएगा। एंड दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट इफ दिस राइट लिमिट एट ए एग्जिस्ट, अदरवाइज द इंटीग्रल इज सेड टू बी डाइवर्जेंट। और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और इसकी वैल्यू ए है तो आप कहेंगे वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इज ए। सेम इज द केस फॉर इफ योर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा इज अनबाउंडेड एट बी। ठीक है, फिर इसका मतलब ये होगा कि आपका ए फिक्स्ड है और बी को आपने शामिल नहीं करना, बी पे अनबाउंडेड है। यहाँ आप कोई वेरिएबल एक्स लेंगे और आप आई ऑफ एक्स कैलकुलेट कर लेंगे। अब आपका जो आई ऑफ एक्स होगा वो ए फिक्स्ड है, ए से एक्स पे होगा एफ डी अल्फा। ठीक है, ये आपका आई ऑफ एक्स होगा। अब आपने क्योंकि ए से बी तक जाना है और आप बी को अब आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकते हैं, लिहाजा अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू बी माइनस आई ऑफ एक्स, और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आपका इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा, और जो इस लिमिट की वैल्यू होगी वो आपका इंटीग्रल की वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरह करके आप बी पे, अब ये वजह है कि बी से आप जस्ट लेफ्ट लिमिट फाइंड करेंगे, सो ए टू बी माइनस एफ डी अल्फा। ठीक है, ये हो गया सेकंड केस। अब आप इसकी कुछ एग्जांपल देख लें। एग्जांपल नंबर 1, एफ ऑफ एक्स इज एक्स पावर। इसका क्वेश्चन ये है कि डिस्कस द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ 0 to b 1/x पावर p dx। आप इसे जरा अब कंपेयर करिएगा फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड को। आपने फर्स्ट काइंड में भी फर्स्ट एग्जांपल यही पढ़ी थी, 1 to infinity x पावर p। अब आपके पास है 0 to b 1/x पावर p। ठीक है, अगर आपका जो ए बी इंटरवल है वो इनफाइनाइट हो तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। अब देखें यहाँ पे 0 to b, अब इंटरवल फाइनाइट है लेकिन x इक्वल टू 0 पे आपका जो फंक्शन है वो अनबाउंडेड है, लिहाजा ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है। अच्छा, फर्स्ट काइंड का रिजल्ट क्या था आपके पास? इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड में आपने पढ़ा है कि ये आपका जो इंटीग्रल है ये कन्वर्जेंट होगा। कब कन्वर्जेंट होगा? इफ p इज ग्रेटर देन 1, और ये डाइवर्जेंट होगा इफ p इज लेस इक्वल टू 1। अब आप जरा ये याद रखिएगा, अगर ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड हो तो ये रिजल्ट रिवर्स हो जाता है।
यानी इस सूरत में क्या होगा, इफ p इज लेस देन 1 देन योर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, एंड इफ p इज ग्रेटर इक्वल टू 1 देन योर इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ये आप कंपैरिजन याद रखें कि सेकंड काइंड में ये रिजल्ट आपका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये नोट कर सकते हैं कि ये p लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होगा और ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट होगा, यानी इक्वल टू 1 पे बिहेवियर सेम है, बाकी रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, इफ द टू इंटीग्रल्स, ये जो पहला इंटीग्रल है ये a पे अनबाउंडेड है, इसलिए a पे इसकी राइट लिमिट लगानी है। दूसरा इंटीग्रल b पे अनबाउंडेड है, इसलिए b पे इसकी लेफ्ट लिमिट लगी हुई है। अगर ये दोनों किस्म के इंटीग्रल कन्वर्जेंट होंगे तो फिर इसका जो सम है वो भी कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, और इसका सम क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस टू बी माइनस। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपका फंक्शन अनबाउंडेड है a पर भी और b पर भी, तो फिर आप इसे ब्रेक कर लेंगे a प्लस टू सी प्लस सी टू माइनस बी माइनस। ठीक है, यहाँ माइनस आएगा b माइनस। और अगर ये दोनों इंटीग्रल कन्वर्जेंट होंगे तो आपको मैंने बताया था कि कन्वर्जेंट प्लस कन्वर्जेंट इज कन्वर्जेंट, and convergent plus divergent is divergent. Similarly, divergent plus convergent gives divergent, and divergent plus divergent also is divergent. So only case when both are convergent, your integral is convergent. And you write it in this form, a plus 2 माइनस, ये दिस फॉर्म में। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक टाइप और भी है और वो कहलाती है मिक्स्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। मिक्स्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होते हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास इंटीग्रल आ जाता है a प्लस टू इंफिनिटी। ठीक है, अब a प्लस का मतलब है कि फंक्शन आपका a पे अनबाउंडेड है, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है। और इंटरवल इनफाइनाइट हो गया तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इसे आप ब्रेक करेंगे, a प्लस टू इंफिनिटी दिस इज इक्वल टू a प्लस टू, यहाँ कोई नंबर आप ले लेंगे, मिसाल के तौर पे b ले लेंगे, फिर आप ले लेंगे b टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, अब ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड और ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, अगर ये दोनों कन्वर्जेंट हुए तो आपका सम भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप एनुअल सिस्टम के स्टूडेंट हैं या अगर आप इसमें सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। ठीक है, एंड और क्वेश्चन ये है कि डिस्कस द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस x पावर p माइनस 1 dx। आप ये क्वेश्चन बीएससी कैलकुलस में भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का चैप्टर पढ़ते हैं या एक एक्सरसाइज करते हैं, उसमें आप पढ़ चुके हैं। दिस बेसिकली इज द गैमा फंक्शन ऑफ p। ठीक है, और व्हाट इज गैमा फंक्शन, गैमा फंक्शन आप जानते हैं कि ये फैक्टोरियल फंक्शन की एक्सटेंशन है फॉर द फ्रैक्शनल नंबर्स। ठीक है, बहरहाल हम इसकी डिटेल में जाने के बजाय हम इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस देखने लगे हैं, एंड वी विल प्रूव दैट दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट फॉर एवरी p ग्रेटर देन 0। ठीक है, दिस इज वेरी स्पेशल इंटीग्रल। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसे दो इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है, क्योंकि 0 पे ये आपके पास अनबाउंडेड हो जाएगा, जब आपकी x की पावर नेगेटिव होगी और ये 1/x हो जाएगा तो 0 पे अनबाउंडेड हो जाएगा। लिहाजा क्योंकि हमें नहीं पता p इसकी पावर क्या है, नेगेटिव भी हो सकती है, तो लिहाजा ये प्रॉब्लम करेगा आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। इसे आप ब्रेक करके 0 टू 1 लिख देंगे तो ये आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड बन जाएगा। उसके बाद रह जाएगा 1 टू इंफिनिटी। इसमें अगर आप देखें तो आपका इंटरवल इनफाइनाइट है, लिहाजा ये आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड और ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। आप अलग अलग इनको चेक करेंगे और आप देखेंगे कि फॉर p ग्रेटर देन 0 आपके पास ये कन्वर्जेंट आएंगे, एंड इफ दीज आर कन्वर्जेंट तो इनका सम भी कन्वर्जेंट है। आप जरा देखेंगे तो आप ये वाला पार्ट ऑलरेडी एग्जाम्पल में सॉल्व कर चुके हैं, जो फर्स्ट काइंड के इंटीग्रल पढ़े थे आपने वहां सॉल्व किया है, जस्ट इसे आप देखेंगे और आप इसे कंबाइन कर देंगे। ठीक है, so this is convergent for every p greater than 0, and this is one very good example. Next is a note. Note that the test developed to check the behavior of improper integral of first kind, मिसाल के तौर पे बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, मिसाल के तौर पे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है, अनदर टेस्ट जो आपने फर्स्ट काइंड के लिए बनाए वो सेकंड काइंड के लिए भी हैं विद द नेसेसरी मॉडिफिकेशंस। ठीक है, ए वन वेरी यूजफुल कंपैरिजन इंटीग्रल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है
और बहुत बार आपके काम आएगा ए टू बी डी एक्स ओवर एक्स माइनस ए एन। ठीक है, ये बेसिकली आप इसे कंपेयर कर लें वन ओवर एक्स पावर एन से। ठीक है, और आप जानते हैं वन ओवर एक्स पावर एन जो है ये अगर तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड हो तो फिर दिस इज कन्वर्जेंट फॉर एन एन ग्रेटर देन वन एंड डाइवर्जेंट फॉर एन इज लेस इक्वल टू वन। ठीक है, when this is improper integral of first kind, and if this is improper integral of second kind, this one, then it is convergent when n is less than 1 and divergent when n is। तो इस तरह एक मॉडिफिकेशन आपको चाहिए होती है। तो सेम इज द केस कि अगर आपके पास x के बजाय आपके पास ये लीनियर है फैक्टर, कोई x के बजाय x माइनस ए आ गया, तब भी आपका जो रिजल्ट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, योर रिजल्ट विल बी सेम एंड दिस इज द प्रूफ। ठीक है, दिस इज एक्चुअली द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। क्यों ये सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है? क्योंकि आप देखें जब आपका x a होगा तो a माइनस ए जीरो हो जाएगा और ये आपके पास अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वन, ये रिजल्ट आपको होल्ड करेगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। नाउ दीज आर सम क्वेश्चंस, सम वेरी इजी क्वेश्चन। आप देखें कि ये आपके पास फर्स्ट वन जो है ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है, क्योंकि जब आपका x जीरो होगा तो ये अनबाउंडेड हो जाएगा इस फैक्टर की वजह से। अच्छा, इसे आपने सॉल्व करने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है। आप देखें आपके पास दो फंक्शन है, एक है वन ओवर एक्स पावर वन ओवर थ्री और दूसरा है वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप इन सारों में लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यूज करेंगे और आप लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में ये आपके पास एफ ऑफ एक्स तो ये गिवन फंक्शन है, आपने जी ऑफ एक्स चूज करना होता है कि आप जी ऑफ एक्स क्या रखें कि इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है, सारे क्वेश्चन में प्रॉब्लम जी ऑफ एक्स का है और जी ऑफ एक्स निकालना बड़ा आसान है। आपने इन दोनों फैक्टर में से देखना होता है कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है ये अनबाउंडेड किसकी वजह से हुआ, किस फैक्टर की वजह से, एक्स की वजह से या वन प्लस एक्स की वजह से। अब आप देखें ये अनबाउंडेड है एक्स पावर वन ओवर थ्री की वजह से, क्योंकि आपका एक्स जीरो हो तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। लिहाजा आपने जो जी ऑफ एक्स लेना है वो आपने यही लेना है वन ओवर एक्स पावर वन ओवर थ्री। क्यों लेना है? क्योंकि जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, जब ये कट जाएगा तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी और जब इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी मिसाल के तौर पे ये वन आ जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, अगर लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट रियल नंबर हो तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों फंक्शन का बिहेवियर सेम है। ठीक है, लिहाजा अब आप क्या करेंगे, आपका जो एफ ऑफ एक्स था वो आपके पास था वन ओवर एक्स पावर वन ओवर थ्री वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जी ऑफ एक्स मैंने आपको हिंट दे दिया कि आपने वो वाला फैक्टर लेना है जिसकी वजह से इनफाइनाइट हो रहा हो, तो जी ऑफ एक्स आपका ये है एक्स पावर वन ओवर थ्री। ठीक है, अब जी ऑफ एक्स की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पता हो तो एफ एक्स की पता चल जाती है। इस पे आप जरा पी इंटीग्रल टेस्ट लगाएं जो आपने पढ़ा था सेकंड काइंड के लिए, जिसके मुताबिक आपने कहा था कि अगर पावर लेस देन वन हुई तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगा और यहाँ पावर क्या है वन ओवर थ्री। इसका मतलब है कि जी ऑफ एक्स कन्वर्जेंट है और अगर जी ऑफ एक्स कन्वर्जेंट है तो फिर एफ ऑफ एक्स भी कन्वर्जेंट है, लिहाजा ये कन्वर्जेंट हो गया। अच्छा, इसी तरह से आपने सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट भी देखें आप, ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ये किसकी वजह से इम्प्रॉपर इंटीग्रल बना, ये एक्स स्क्वायर की वजह से। लिहाजा आपका एफ ऑफ एक्स तो यही है, जी ऑफ एक्स क्या लेंगे जिसकी वजह से इम्प्रॉपर बना, वो वन ओवर एक्स स्क्वायर है। अब आपका जी ऑफ एक्स वन ओवर एक्स स्क्वायर है, जब आप ये लेंगे तो आपकी लिमिट फाइनाइट हो जाएगी। अच्छा, अब इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस आपको पता होनी चाहिए। आप जानते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड में अगर p ग्रेटर देन वन हो तो आपका इंटीग्रल डाइवर्जेंट होता है, लिहाजा ये डाइवर्जेंट है और अगर ये डाइवर्जेंट है तो गिवन इंटीग्रल भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। सेम इज द केस विद थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल में आप जानते हैं कि अगर आपका x जीरो होगा तो आपका ये x पावर वन ओवर टू की वजह से अनबाउंडेड हो जाएगा, तो ये प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है। लेकिन अगर आपका x वन होगा तो ये दूसरे फैक्टर वन माइनस एक्स की वजह से अनबाउंडेड हो जाएगा। लिहाजा पहला काम तो आप ये करें कि इसे जीरो से वन ओवर टू पे ब्रेक कर दें और वन ओवर टू से वन पे। ठीक है, तो ये आपके पास दो इंटीग्रल बन जाएंगे, एक्स पावर वन ओवर टू और वन माइनस एक्स पावर वन ओवर। सेम इज द केस हियर, एक्स पावर वन ओवर टू वन माइनस एक्स पावर वन ओवर थ्री। अच्छा, अब जरा आप इसे देखें फर्स्ट इंटीग्रल को, अगर दोनों कन्वर्जेंट होंगे तो इनका सम भी कन्वर्जेंट होगा और आपने इनका सम ही फाइंड करना है। अच्छा, अब ये वाला जो पहला है इंटीग्रल है ये अनबाउंडेड है एक्स पावर वन ओवर टू की वजह से, इसके लिए आपका जी ऑफ एक्स होगा वन ओवर एक्स पावर वन ओवर टू। अगेन
आपकी पावर क्योंकि लेस देन 1 है, तो सेकंड काइंड में पावर लेस देन 1 हो तो ये कन्वर्जेंट होता है, ये कन्वर्जेंट होता है, लिहाजा ये तो कामयाब हो गया, ये तो हो गया कन्वर्जेंट। इस पे आ जाए, ये वाला 1 - x की वजह से डाइवर्जेंट है, सॉरी 1 - x की वजह से अनबाउंडेड है, लिहाजा इसका आपका जी ऑफ एक्स होगा 1/1 - x⁻⁻3। अब इसकी कन्वर्जेंस देख लें, इसमें पावर क्या है, लेस देन 1 है, और लेस देन 1 के लिए सेकंड काइंड में ये कन्वर्जेंट होता है, लिहाजा आपके दोनों पार्ट्स कन्वर्जेंट है। अगर दोनों पार्ट कन्वर्जेंट है तो उसका सम भी कन्वर्जेंट होगा, सो दिस वन इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो ये आपके पास कन्वर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट था, और ये कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल इज द बीटा फंक्शन, इसे आप बीटा फंक्शन भी कहते हैं, BNN, ठीक है, लेकिन हम यहाँ स्पेशल फंक्शंस की डिटेल में नहीं जा रहे हैं। यू नो देयर इज गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन एंड अदर फंक्शन। लेकिन ये बहुत फैसिनेटिंग है कि आप देखें कि आपके जो स्पेशल फंक्शंस हैं, गामा फंक्शन है, बीटा फंक्शन है, ये आपकी एप्लीकेशंस हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की। तो आप इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की इंपॉर्टेंस को आप डिनाई नहीं कर सकते। These also have very nice applications, so improper integrals are very important for us, ठीक है। आप मिसाल के तौर पे आप देखें लेप्लास इंटीग्रल में आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म स्टडी कर लें, आप फोरियर ट्रांसफॉर्म स्टडी कर लें, हैंकल ट्रांसफॉर्म स्टडी कर लें, बीटा फंक्शन है, गामा फंक्शन है, दीज आर वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स इन अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आप अप्लाइड मैथमेटिक्स में आप इसकी बड़ी जबरदस्त किस्म की एप्लीकेशन देख सकते हैं। सो दैट्स व्हाई we are very much motivated to study the improper integrals, ठीक है। And also this is very important example for subjective type paper on real analysis, ठीक है। This is very important, इसे आप बहुत अच्छी तरह कर लें। अच्छा, इसे जरा देखें अब आप एज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्यों है, ठीक है। आप देखें x की पावर m-1, ये पावर नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव होने की सूरत में आप इस x को डिनोमिनेटर में ले जाएं, तो इसका मतलब है जब x 0 होगा तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन जाएगा, क्योंकि ये अनबाउंडेड हो जाएगा, लिहाजा एक प्रॉब्लम तो आ गया 0 पे। इसी तरह जो दूसरा फैक्टर है 1 - x पावर n-1, अगर ये पावर नेगेटिव हुई तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। और ये अनबाउंडेड कहाँ पे होगा, x इक्वल टू 1 पे। इसका मतलब ये है कि ये 0 पे भी अनबाउंडेड है और 1 पे भी अनबाउंडेड है। तो सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे, इसे लिखेंगे 0 to 1/2 प्लस उसे लिखेंगे 1/2 to 1, ठीक है। तो ये आपके पास दो इंटीग्रल आ जाएंगे, आगे बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। आप ये मेथड ना भी यूज करें, आप बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड से इसे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से कर सकते हैं। अब जो फर्स्ट पार्ट है, ये अनबाउंडेड किसकी वजह से हो रहा है, इसमें आप देखें कि तो जी ऑफ एक्स क्या लेंगे, इसमें आपका जी ऑफ एक्स है x पावर m-1, ये इसकी वजह से अनबाउंडेड हो रहा है। अच्छा, हल क्या है इसका, आपने देखना है, इसे आप जरा पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा x की पावर 1 - m। अब सेकंड काइंड में अगर पावर आपकी लेस देन 1 हो तो वो कन्वर्जेंट होगा, और लेस देन 1 का क्या मतलब है, ये 1 कट जाएगा, -m इज लेस देन 0, सो m इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि अगर आपका m पॉजिटिव होगा तो ये जो पहले वाला पार्ट है इसकी जान छूट जाएगी, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, इसकी परेशानी खत्म हो जाएगी। अच्छा, जो दूसरा पार्ट है ये डाइवर्जेंट है 1 की वजह से, यानी ये डाइवर्जेंट है इस फैक्टर की वजह से 1 माइनस, तो लिहाजा आपका जो जी ऑफ एक्स है वो होगा 1 - x की पावर n-1, ठीक है। ये दिस इज वेरी इजी मेथड, आप इसे याद कर लें इसको। अच्छा, तो इसे जरा आप फार्मूला बनाने के लिए, पी सीरीज या पी इंटीग्रल बनाने के लिए आप लिख लेंगे 1 - n। अगेन आपका ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट कब होगा, जब आपकी पावर लेस देन 1 होगी। लेस देन 1 कब होगी, जब n आपका ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये आंसर आ गया। लिहाजा आपका जो इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट होने के लिए ये दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तब उसका सम कन्वर्जेंट होगा। सो नाउ यू कैन रीड द स्टेटमेंट, दिस इंटीग्रल एग्जिस्ट आर कन्वर्जेंट if and only if m is positive, n is positive, if and only if both are positive. So this is our solution, and this is very important question. Here we have another examples, our questions. आप देखिए कि ये जो फर्स्ट वन है, दिस इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड ड्यू टू दिस इंफिनिटी। यहाँ आपने कोई सुटेबल जी ऑफ एक्स लेना है, आप जानते हैं साइन थीटा बाय थीटा आप यूज कर सकते हैं उसके लिए। आप इसका मतलब है कि अगर ये स्क्वायर में आ रहा है तो जी ऑफ एक्स आपका 1/x² होगा,
और ये कन्वर्जेंट है, तो लिहाजा ये कन्वर्जेंट हो जाना है। अच्छा, जबकि ये सेकंड जो है क्वेश्चन, इसे आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर जो है दिस इज लेस इक्वल टू 1, सो दिस इज लेस इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब आप बेसिक कंपैरिजन टेस्ट लगा दें 1 ओवर एक्स स्क्वायर, क्योंकि कन्वर्जेंट है ये फर्स्ट काइंड में, तो लिहाजा ये भी कन्वर्जेंट होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे आगे लॉग एक्स जब भी आ जाए, आमतौर पर हमारे पास यही हिंट होता है कि हम उसके लिए इनइक्वालिटीज यूज करते हैं। ये वो इनइक्वालिटीज है हमारे पास कि लॉग एक्स हमेशा एक्स से लेस होता है। अब x log x है तो आप x से मल्टीप्लाई कर दें, x log x इज लेस देन x स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें। अगेन यू कैन यूज बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। कैसे यूज करेंगे? ये राइट हैंड साइड देखें, अब आपके पास ये जो इंटीग्रल है फ्रॉम 0 टू 1 एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो 0 पे भी अनबाउंडेड नहीं है, 1 पे भी अनबाउंडेड नहीं है, लिहाजा ये कन्वर्जेंट है। इसकी वैल्यू निकालेंगे वो फाइनाइट होगी, और अगर जी ऑफ एक्स कन्वर्जेंट है तो फिर एफ ऑफ एक्स भी कन्वर्जेंट है। ठीक है, सेम इज द केस हियर। अगेन log x is less than x, तो log 1 plus x is less than 1 plus x, multiplying both log x into log 1 plus x is less than x into x plus 1. And what about the right hand side? This right hand side is safe, क्योंकि आप देखें ये 0 पे भी अनबाउंडेड नहीं है, 1 पे भी अनबाउंडेड नहीं है, दिस इज ए फाइनाइट नंबर a, and if the left hand side is less than a finite number a, then it is also finite, तो लिहाजा ये भी बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से कन्वर्जेंट प्रूव हो जाएगा। ओके, दिस इज द रिवीजन फॉर यू। अगर आपके पास ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है तो फिर क्या कंडीशन होगी? मैंने आपको बताया था कि ये कन्वर्जेंट कब होगा? व्हेन ग्रेटर देन 1, और डाइवर्जेंट कब होगा? व्हेन लेस देन इक्वल टू 1। लेकिन अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड होगा तो फिर ये रिवर्स हो जाएगा, दिस इज कन्वर्जेंट फॉर p लेस देन 1 एंड दिस इज डाइवर्जेंट फॉर p ग्रेटर इक्वल टू 1। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 1 के लिए केस सेम है, दोनों सूरतों में p इज इक्वल टू 1 पे ये डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स।